आपका स्वागत है मेरे छोटे से चैनल के छोटे से वीडियो में। मैं आपको पार्ट 3 तक पढ़ा रखा था, मैं आपको पार्ट 4 पढ़ा रहा हूँ। हम लोगों को पढ़ना है, आज हम लोग को पढ़ना है दर्पण के बारे में। दर्पण बोले तो मिरर। देखिए मिरर जो है, हम लोग मिरर में भी हम लोग समतल मिरर पढ़ लिए, प्लेन मिरर पढ़ लिए थे, तो समतल दर्पण पढ़ लिए थे, ठीक है। क्योंकि समतल दर्पण बारे में क्या पढ़ा था हम लोग। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले दर्पण में भी पढ़ने वाले हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण है जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, आपका हो जाएगा पहला में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे इमेज के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये आपका हो गया अवतल दर्पण का फोटो है, और इधर हम लोग पा रहे हैं उत्तल दर्पण का फोटो। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको मिटका देंगे तो देखिए इसका धंसा हुआ है, ठीक है, और इसका अगर मिटका देंगे तो नहीं मिट गई तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन आप समझिए कि इधर से प्रकाश है और इस सतह से टकराएगा तो इसका सतह जो उठा हुआ है यानी कि उभरा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा माने उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को बात करना है, इसमें एक C होगा, एक P होगा और एक F होगा, और यहाँ पे एक M डैश। फिलहाल हम लोग सबका नाम जानने वाले हैं, सेम प्रोसेस। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र को हम लोग सूचित करेंगे, फिलहाल C से करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे, मुख्य अक्ष। फिर उसके बाद हम लोग पोल के बारे में, पोल बोले तो ध्रुव उसको हिंदी में बोलते हैं, ध्रुव P। फिर उसके बाद में फोकस के बारे में जानेंगे, फोकस बोले तो F। तो देखिए फिर उसके बाद द्वारक के बारे में, द्वारक हम लोग का इस फोटो के अकॉर्डिंग हो जाएगा M डैश हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सूचित हम लोग C से करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और दोनों में सेम चीज होगा, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसको हम लोग वक्रता केंद्र को सूचित C से करते हैं। फिर उसके बाद आता है मुख्य अक्ष। आता है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो देख लीजिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली जो रेखा होगा उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। फिलहाल पोल भी देख लीजिए, पोल बोले तो ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, दोनों में सेम सबका डेफिनेशन होगा, कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे काट दिए फोटो तक आपको आगे पता चले। ये P बोले तो पोल है, तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, बोले तो ध्रुव कहते हैं। और उसके बाद है फोकस किसे कहते हैं? देखिए फोकस किसे कहते हैं? इसको फोकस या मुख्य फोकस बोलते हैं।
समानांतर जाती है और समानांतर जाने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उससे हम लोग फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये तो फोकस हो गया। द्वारा किसे कहते हैं? तो दर्पण के परावर्तक सतह दर्पण के चौड़ाई या मोटाई को, दर्पण के चौड़ाई या मोटाई को, दर्पण के चौड़ाई या मोटाई को हम लोग दर्पण का द्वारा कहते हैं। और हम लोग इसका नाम दे रखे हैं एम और एम डैश दे रखे हैं। फिर से हम आपको सब चीज दोहरा देते हैं। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसमें नाम आ जाएगा वो वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और दर्पण से टकराएगा, जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उससे हम लोग मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि द्वारा किसे कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई या मोटाई को, इसकी दर्पण की चौड़ाई या मोटाई को हम लोग दर्पण का द्वारा कहते हैं। फिर हम लोग को बात करना होगा फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी इसको सूचित करेंगे कैपिटल एफ से सूचित करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्रता, वक्रता त्रिज्या जानना है हम लोग को। वक्रता त्रिज्या को सूचित करेंगे आर से, कैपिटल आर से। तो फोकस दूरी किससे कहेंगे? पोल और फोकस के बीच के दूरी को, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे और पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब इसमें इतना करने के बाद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, प्राप्त करने का नियम। देखिए इसमें अगर बात किया जाए अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त करने का नियम, तो मुख्य रूप से 3 नियम इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा। जिसमें से पहला नियम है, पहले हम लोग फोटो ड्रॉ करेंगे अवतल दर्पण का। और आप जान चुके हैं कि P माने पोल होता है, माने फोकस होता है, C मतलब वक्रता केंद्र होता है। तो सबसे पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे फोकस करने का पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अब याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो फोकस को गुजरती है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा का कंडीशन हो जाएगा हम लोग का वक्रता केंद्र की दिशा में, और वक्रता केंद्र की दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तित होने के बाद पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ये आपको हो गया दूसरा का नियम हो गया। और तीसरा का नियम हो जाएगा फोकस की दिशा में। प्रकाश की किरणें जब फोकस की दिशा में जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। पहला का अपोजिट होता है तीसरा। इसमें था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण से टकराएगी तो फोकस में गुजरेगी। और इसमें उल्टा है कि जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये 3 वो रूल है जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बोले तो पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।